अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, मुल्की सियासत टकराव, तशद्दुद और अनापरस्ती की फिजा में तब्दील हो चुकी है। सियासी चपकलिश इदारों के टकराव का बाइस बन रही है। पार्लियामान बेतौकीर होती और रियासती इदारे अपनी अहमियत और कदर खोते दिखाई दे रहे हैं। आवाम में शिद्दत जज्बात का समुंदर ठाटे मार रहा है, जिसे महंगाई और बेरोजगारी की तूफानी हवाएं बहरे इनकलाब में बदलने का सबब बन रही हैं। पहले बात मुकदमों और गिरफ्तारियों तक थी, अब आर्टिकल 6 लगाने के तकाजे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लीडर की गिरफ्तारी पर मुल्क गिर मज़ामती तहरीक चलाने का इंदिया दे रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आर्टिकल 6 समेत जो कुछ लग सका लगाएंगे। मुल्की सियासत के ये रवैये इधर हम उधर तुम के लहजे की खुमाजी करते हैं और यही लहजे लीडरों के सियासी वजूद को ख़तरा भी करार देते हैं। और हमारे सियासतदानों को इक़्तिदार में रहने का वाहिद उसूल यही पता है कि मुखालिफ सियासी क़ुव्वतों को तब तक जेल की सलाखों के पीछे रखो जब तक आप इक़्तिदार पर बराजमान ना हो जाएं। इस वक्त बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक के बाद एक मुकदमे की गिरफ्तारी के नतीजे में जेल की सलाखों के पीछे हैं, वो जब मुल्क के वज़ीर आज़म थे तब अपने चेहरे पर हाथ फेर कर कहते थे कि जरदारी को भी जेल में डालूंगा और नवाज शरीफ का भी एसी बंद कर दूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में राना सनाउल्लाह से लेकर ख्वाजा साद रफ़ीक तक, शहबाज शरीफ से लेकर मरीम नवाज तक, आसिफ अली जरदारी से लेकर शर्जील इनाम मेमन और खुर्शीद शाह तक तमाम मुखालिफ सियासी जमातों के रहनुमा जेलों में थे। और अब नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेकर उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों रहनुमा जेल की काल कोठरी में हैं और मुज़ाकरात के नाम पर एक दूसरे को कंप्रोमाइज़ करने के लिए तमाम हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। अवाम यकीन करें कि उन्होंने अपोजिशन और हुकूमत के जिन जिन नुमाइंदों को वोट दिया, उनमें से आज कोई एक MNA और MPA अवाम के टैक्सेस ख़त्म कराने के लिए ऐवान में खड़ा नहीं हो रहा, बिजली की कीमतें कम कराने के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा, बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए कोई करारदाद ऐवान में जमा नहीं कराई जा रही, मुल्की मईशत की बिगड़ती सूरत हाल को संभाला देने के लिए पार्लियामेंट में कोई तरमीमी बिल नहीं लाया जा रहा, हुकूमत की 2/3 अक्सरियत से लेकर तमाम ताकत इकट्ठी करने तक एक ही ख्वाहिश है कि इलेक्शन तरमीमी बिल से लेकर जजेस की तैनाती तक, टैक्सेस लागू करने से लेकर इदारों में इस्लाहात तक हर वो काम किया जाए जिसमें उन्हें प्रोटोकॉल मिलता रहे, वो इक़्तिदार के झूले लेते रहें और उनके असासों में मुसलसल इजाफा होता रहे। और जहाँ तक रही अपोजिशन, तो उसे हुकूमत से लाख गिले हों, हुकूमती जमातों से सैकड़ों इख्तलाफात हों, मगर फैटफ से लेकर CPAC तक इदारों के सरबराहान को एक्सटेंशन देने से लेकर आवाम को महंगाई की चक्की में पीसने तक हर उस बिल को पास कराने में साथ होते हैं जिनमें उनके मुफादात शामिल होते हैं। उन्हें इक़्तिदार मिल जाए तो ये JUI फेक और रंग बिरंगे नामों से बुलाते हैं और अपोजिशन में आ जाएं तो मौलाना फजल रहमान के साथ दिन रात मुज़ाकरात करते हैं। लाड़काना की सड़कों पर जरदारी को घसीटने वाले और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का पेट फाड़ कर पैसे निकालने वाले सभी बाहम शीरो शक्कर होते हैं, गले मिलते हैं और एक होकर आवाम पर हुकूमत करते हैं। जैसे हाथियों की लड़ाई में घास का नुकसान होता है, ठीक वैसे ही सियासतदानों के टकराव में अवाम रगड़े जाते हैं। हर दौरे हुकूमत में अपोजिशन वाले अवाम की सफ़ों में होते हैं, अवाम का दर्द अपना दर्द समझते हैं, मगर इक़्तिदार में आते ही झंडे वाली गाड़ी पर सवार होकर अवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं और उनके साथ किए वादे भुला देते हैं। और ये सिर्फ मौजूदा दौर की कहानी नहीं, बल्कि मुल्क की 76 बरसों से बनने और गिरने वाली हुकूमतों की रुदाद है। कहानी एक ही है, बस किरदार बदले जा रहे हैं। मगर अब सवाल ये है कि क्या मुल्क में सियासी और मौशी इस्तेहकाम लाने के लिए सियासी जमातें कोई एक्शन करेंगी, लेंगी? क्या अवाम कोई तहरीक चलाएंगे या फिर कोलू के बैल की तरह सर झुकाकर जुते रहेंगे और चाबुक भी खाते रहेंगे? इस पे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से खलील ताहिर सिंधु साहब ने, इनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं हुमायूं मेमन साहब और सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज़ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। दानियाल अजीज़ साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाह रही हूँ, ये आपने बयान देखा ही होगा राना सनाउल्लाह साहब का कि वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 समेत जो भी बन पाया वो हम इमरान खान को जेल में रखने के लिए करेंगे।
ये आर्टिकल 6 वैसे तो इट्स अ वेरी बिग थिंग टू अनाउंस और टू से, आप समझते हैं कि ये हुकूमत ये कर पाएगी या सिर्फ ये पॉलिटिकल बयानात है? मेरे ख्याल में ये आखिरी हथकंडे हैं जी हुकूमत के। इसमें वाज़ेह तौर पर मैं बार बार कहता रहा हूँ, आज मैं दोबारा आपके प्रोग्राम में दोहराना चाहता हूँ कि ये जो इशू है पीटीआई का, ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है और इसको एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स से कभी भी हल नहीं किया जा सकता। ये जितने भी मेजर्स हुए हैं अनफॉर्चुनेटली जो एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड हैं, जिसमें गिरफ्तारियां हैं, पर्चे हैं, मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात हैं, एक स्मीयर कैंपेन है अखबारों में और इस तरह से चीजें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और आपने देखा कोई फर्क पड़ा भी नहीं। असल में तो इसका पॉलिटिकल हल चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि जो पीपल्स पार्टी और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और जो पार्टनर्स हैं इस वक्त पॉलिटिकल साइड के, जिसमें पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम है, इनकी तरफ से बिल्कुल किसी किस्म का कोई पेशरफ्त नहीं आई। ये तो ऐसे ऑलमोस्ट के जैसे ये अपने पुराने जख्म चाट चाट के तो मजा ले रहे हैं इस सूरत हाल का और साथ साथ फायदे भी ले रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से और साथ साथ उनकी सियासी जो कारकर्दगी है वो नील है इस सिस्टम में। तो आप मुझे बताएं कि ये फिर ये बैगेज जो है, अगर ये रिफॉर्म भी नहीं कर सकता, बिजली चोरी भी नहीं पकड़ सकता, ये टैक्स भी नहीं कलेक्ट कर सकता, टैक्स नेट भी नहीं बढ़ा सकता, ताजरों को भी नहीं कायल कर सकता, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी नहीं ला सकता, तो इनकी जरूरत क्या है इस लायबिलिटी? चले अगर ये काम नहीं कर सकते दानियाल साहब तो आर्टिकल 6 लगा सकते, इतने अहल हैं? नहीं, ये मैं तो कह रहा हूँ कि ये मैं स्टेटमेंट की हद तक है। आर्टिकल 6 अगर आपने लगाना है उसकी कोई बुनियाद बनानी पड़ती है, उसका कोई सर पैर होता है और मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ ये एक और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर होगा। आप पॉलिटिकल साइड पे आए ना, पॉलिटिकल क्या आपकी रेडी क्यों खाली है? आप भेजते क्यों नहीं है कुछ? सिर्फ आपने खानदान पालने हैं सारों ने, तो आप आवाम के लिए क्या आपके पास, वो बताए ना। सही। सिंधु साहब आप मुझे ये बता दें, गद्दारे वतन, आर्टिकल 6 के मुर्तकिब, ये अल्फाज आप लोगों ने ज़्यादा सुने हुए हैं और ये पीपल्स पार्टी ने भी सुन रखे हैं। आप लोगों को तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैडम ये बेहतर होता अगर आप राना सनाउल्लाह साहब से ये बात पूछते। सर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं नून लीग को। मेरी बात तो सुन लें, आप डायरेक्शन को ना उधर प्लीज जरा रहने दें। दानियल अजीज साहब मेरे बहुत कीमती अजीज है, भाइयों की तरह मैं उनको समझता हूँ। वी वर टुगेदर इन पीएमएलएन और मैं हमेशा उनको एहतराम करता हूँ। जब मैं पंजाब में मिनिस्टर था तब भी आप सेंटर बनो, इवन अब भी आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन मैं उनकी बात का जवाब जरूर देना चाहता हूँ कि क्यों नहीं कुछ किया। जब ये लोग मुल्क दिवालिया करके जा रहे थे और इन्होंने कहा था कि हमने बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, दानियल साहब आप ही प्रोग्राम करते थे कि ये आर्टिकल 6 पे लगना चाहिए। मुझे याद है आपका इंटरव्यू जब शेख रशीद ने कहा था कि हमने ऐसी बारूदी सुरंगें बिछा दी है। फिर शौकत अली ने अपने दोनों वज़ीर खजाना को कहा कि आप IMF के प्रोग्राम में ना जाए क्योंकि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया है, लिहाजा मुल्क को छोड़े, आप इसको अपने प्रोग्राम में नहीं जाना। तो क्या ये बेहतर था ये बार बार श्रीलंका बनना, श्रीलंका बनाते थे और सबसे ज्यादा तो इमरान खान इस बारे में डिटेल से बात करते थे, इवन बाहर जाके अमेरिका में जाके कि मैं आर्टिकल 6 लगवाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। हाँ, दूसरी बात जो दानियल अजीज साहब ने कही बिल्कुल दुरुस्त बात की है बजट के हवाले से कि मैं उसको बिल्कुल इस हवाले से इस हद तक करूंगा कि जाहिर है ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। दानियल अजीज साहब आप क्योंकि इकोनॉमी के बंदे हैं, मैं तो लीगल आदमी सेंटर हूँ और एडवोकेट हूँ, लेकिन ये कड़वा घूंट अगर ना पिएंगे, लोगों को टैक्स नेटवर्क में ना लेके आएंगे तो फिर कोई ना कोई ग्रुप, कोई ना कोई जता वो निकल आएगा और वो बातें करेगा और आप सबके सामने झुकते जाएंगे। ऐसे नहीं होगा। हाँ, अगर किसी आम कॉमन मैन पर जिस तरह से भी किया है कि जिसके 200 यूनिट तक है उसको 3 माह में हम बिजली की छूट देंगे, फिर सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, फिर 20,000 ट्यूबवेल जो 28,000 ट्यूबवेल बलूचिस्तान में चल रहे थे बिजली के साथ और वो बिल नहीं दे रहे थे, उन सबको बंद करके उनको सोलर सिस्टम पे ला रहे हैं और वो भी 70% गवर्नमेंट पैसे देगी। इसके अलावा दानियल अजीज साहब क्या कर सकते हैं? बाकी जहाँ तक आर्टिकल 6 की बात है, मैं इस बहस में खुद नहीं आप सर आप मैं 1 मिनट आपसे खलील तारिक साहब मुझे सिर्फ ये बताएं कि इमरान खान के किसी भी बयान से आप लोगों को कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर आप लोगों को इतना रिएक्टिव नहीं होना चाहिए ना। अगर मुझे किसी की पर्सनैलिटी से फर्क नहीं पड़ता होगा या मुझे कोई नुकसान नहीं होता किसी के बयान से तो मैं उसको शायद उतना अहमियत नहीं दूंगी। आप लोग अहमियत दे रहे हैं ना। प्रॉब्लम ये है आप लोगों की गवर्नमेंट की, वो एक बयान देते हैं, आप लोग उस पर पूरा किस्सा कर देते हैं। देखिए मिस बात सुनिए, हम्बल सबमिशन आपसे कि ये बात मैंने तो नहीं ना की। अगर राणा साहब ने इंडिविजुअल सीधे की या पार्टी के सीसी की, मुझे इस हद तक का भी नहीं पता। मैं अपने घर में आया हूँ फैसलाबाद लालपुर। चले मैं आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जान लेती हूँ, आप छोड़ दें राणा सनाउल्लाह साहब को। आप समझते हैं कि आर्टिकल 6 लगाने की बातें करनी चाहिए स्टेज पे? नहीं, अगर देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि राणा सनाउल्लाह खान को छोड़ दे। मेरे वो सीनियर हैं, सबसे ज्यादा मुझको सियासत में 2002 में लेके आए थे और मैं मेरी उनका जो भी अगर लफ्ज बोलते हैं आई विल कोलैबोरेट दैट।
ये इस हद तक मैं नहीं जा सकता। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया 9 मई को, और जो उन्होंने आर्टिकल 19 का कह के सहारा लेके कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ये और वो सारा, हालांकि वो सब्जेक्ट टू लिखा हुआ है, और परसों जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, ये देखे तो सही ना कि डालापन किस हद तक जा रहा है इनका। इसलिए कुछ ना कुछ तो डेफिनेट सबसे बड़ी बात अखलाकी इन्हितात पैदा कर दिए पूरे माशरे में इन्होंने। हर घर में जैसे हैं, ग्रुप है, माँ बेटी से नहीं बोलती, बेटी माँ से नहीं बोलती। बाकी दूसरा आर्टिकल 6 की जो बात है, उसके लवाजमा जो भी है आर्टिकल 5 में है, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, ये मेरे पास है, आई एम द एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देन आई कैन सी टू, मतलब इसमें जो शराइत दी गई है और उनके मुताबिक को बात ऐसी होती है तो ठीक है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जो आप फरमा रही है, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं इसका जवाब देने के कासिर हूँ, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, मुझे अभी तक नहीं पता कि ये पार्टी पोजीशन है या ऑनरेबल राना सनाउल्लाह साहब की पर्सनल ओपिनियन है। चलें ठीक है। हुमायूं अहमद साहब, आप लोगों ने असम्बलियाँ तहलील की, उस वक्त भी आवाज़ आई कि आर्टिकल 6 लगाने की बात की गई। इवन आप लोगों ने भी रिसेंटली जो 2 केसेस में इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है, उसमें उन्होंने कहा, जजेस साहिबान ने भी इलेक्शन कमिश्नर के किरदार पे सवाल उठाए, जिस पे जाहिर है कि आप लोगों की जमात ने कहा कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर पे। आप लोग भी एक मुतालिबा कर रहे हैं और अब हुकूमत के नुमाइंदे भी उठ के कह रहे हैं कि इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। देखिए, जो आप जिन 2 केसेस को कह रही हैं कि ना कि ये हम लोगों को रिलीफ मिला है, वो हमको रिलीफ नहीं मिला। वो जो गलत डिसीजन लिया गया था उसको उन्होंने खुद करेक्ट किया है। हमने रिलीफ हमें तब मिलता है जब हमने कोई गलत काम किया हो और उस पर हमें 10 साल की सज़ा की बजाय 1 साल की सज़ा मिल गई हो, तो फिर मुझे रिलीफ की समझ आती है। लेकिन जब एक डिसीजन ही गलत लिया गया है तो उस बेसिस पे हमें रिलीफ नहीं मिला, बल्कि हमें कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए कि जिस तरीके से हमारे साथ ये सारा कुछ हुआ है। अब बात आ जाती है आर्टिकल 6 की। देखिए, आर्टिकल 6 आसान काम नहीं है किसी पे लगाना, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप एक बेसिक एक आईनी इदारा होते हुए आप एक बेसिक चीज को चेंज कर देते हैं, जब आप एक पूरे सिस्टम को, इलेक्टोरल प्रोसेस को आपने टोटली बदल दिया है जस्ट बिकॉज कि आपने कहा है कि चूंकि इससे बल्ले का निशान हट गया है। और ये याद रखें, इलेक्शन कमीशन का काम ही इलेक्टोरल प्रोसेस को समझना है। वो उन्होंने जो आर्टिकल 215 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 उसको उन्होंने गलत इंटरप्रेट किया, हालांकि ये उनका काम था, और उन्होंने पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को एक किस्म का गलत तरफ ले जाके 2 पॉलिटिकल पार्टीज को उसमें पूरा फायदा दिया है। और खाली ये बात नहीं है कि उन्होंने कहा ये इंडिपेंडेंट है, उन्होंने हमारे जो कैंडिडेट थे उनमें से किसी को इलेक्शन लड़ने का मौका भी सही नहीं दिया। अच्छा, नंबर 2, ये लोग कहते हैं, अब ये लोग कहते हैं कि जी SIC के, मुझे एक बात बता दे, जो ड्यूरिंग इलेक्शन में बताए जितने भी ये कैंडिडेट थे, सो कॉल्ड आजाद कैंडिडेट, उनके बैनर्स पे तस्वीर किसकी थी? किसी आजाद बंदे की थी या इमरान खान की थी? मियां नवाज शरीफ की थी या जरदारी की थी? उन सब के, और वो किसकी बात करते थे? फिर लोगों ने क्या, तो देखिए ये इन लोगों ने एक मजाक बनाया हुआ था। अच्छा, अब बात आ जाती है राना सनाउल्लाह साहब के जो उन्होंने बयान दिया है। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब ने 2022 में उन्होंने कहा था कि या हम रहेंगे या हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल है, क्योंकि इमरान खान ने जो चेंजेस लेकर आ रहे थे वो उनकी एग्जिस्टेंस खत्म कर रही थी, उनकी रेलेवेंस पॉलिटिक्स में खत्म कर रही थी, वो इररेलेवेंट होते जा रहे थे। मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ये इररेलेवेंट होते जा रहे थे, एंड सो वाज देम, क्योंकि सारी चीजें हो रही थी। और ये जो सारे लोग कह रहे हैं ना कि हमारी वहां पे इकोनॉमी तबाह हो रही थी, ये झूठ बोलते हैं। ये सर से पांव तक सिवाय झूठ के कुछ नहीं है। आप जाके 2022 का जो इन्होंने बजट पेश किया और इकोनॉमिक सर्वे पेश किया, उसमें एक एक पैरामीटर जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, किसी एक इंडिकेटर को उठा लें जहां पे वो माइनस पे गया हो। बल्कि इनफैक्ट ये वो वाहिद साल था कि जिसमें जो हम लोगों ने अहदाफ बनाए थे अपने 1 साल के, वो हमने 3 महीने पहले अचीव कर लिए थे। और ये वजह थी कि जब हमने 3 महीने पहले अचीव कर लिए तो हमने कहा अगले 3 महीने चूंकि हमने यही अचीव करना है तो हम क्यों ना आवाम को सब्सिडाइज करें। चले, ये बातें तो हम रोज करते रहते हैं, लेकिन आपके दौर में जो करप्शन इंडेक्स है उसमें भी हमने देखा कि कितनी तरक्की की थी हमने। हुमायूं अहमद साहब, ऐसी बात भी नहीं है कि एवरीथिंग वाज सिल्वर। मैं दानियाल अजीज साहब को
इन्वॉल्व कर लूं सर। मैं नहीं, दानिल आपको- जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक मिनट, मैं एक वापस मिनट। आती हूँ ना, वापस आती हूँ भाई साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट। दानिल अजीज साहब मुझे बताएं कि एक तरफ आर्टिकल 6 लगाएंगे, आपका वजूद रहेगा, हमारा रहेगा, ये एक अलग स्टोरी है। ऑन दी अदर हैंड प्राइम मिनिस्टर साहब जब खिताब कर रहे हैं और उसमें वो क्या कहते हैं पंजाबी में, कहना तीनू ते सुनाना नूनू, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मुझे बताएं कि वो उन्होंने जो कहा है कि इस्तीफा दे दूंगा, किसी के दबाव में नहीं आऊंगा, आपको लग रहा है कोई दबाव बढ़ रहा है? जी, मेरे ख्याल में जो बात समझने की है वो ये है कि ये वो जमात है जिन्होंने कर्ज तारो मुल्क सवारो चलाया था, और बजाय इसके कि वो उस वक्त जो 1997 की मैं बात कर रहा हूँ, कितने साल पहले, उस वक्त भी इसी किस्म के मसाइल थे पाकिस्तान के, और उन्होंने कहा कि जी कर्ज उतारो मुल्क सवारो, और भाई टैक्स दो और कर्ज उतारो क्यों नहीं, क्योंकि वो टैक्स तो इन्होंने देना था सारों ने जो बैठे हुए हैं, जो अशरफिया हमारी। तो वो आवाम से इकट्ठा किया, आखिरकार क्या हुआ कि वो जो कर्ज उतारो मुल्क सवारो का पैसा इकट्ठा किया था, उसमें से एक पैसा भी जो है कर्ज उतारने के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ, बल्कि जो कर्ज हंसना लिया हुआ था उसको वापस करने के लिए जो डोनेशन थी वो इस्तेमाल की, और कुछ हिस्सा जो है वो इस्तेमाल किया जो बॉन्ड्स बेचे थे इन्होंने ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की शक्ल में, उनको वापस करने के लिए। कर्जा कोई नहीं उतरा उससे। तो कहने का मकसद ये आज फिर हम उस चौराहे पे खड़े हैं और हम क्या कह रहे हैं कि जी टैक्स नेट बढ़ाएं, टैक्स इकट्ठा करें। आप जब तक ये नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पाकिस्तान अब कर्ज लेने के लिए, बाकी कर्ज रहा कोई नहीं है देने के लिए, ना कोई हमें देने के लिए तैयार है। तो टैक्स किसने देना है? टैक्स इन अमीर लोगों ने देना है, इन्होंने ही देना है। तो ये बड़े आराम से, मुझे पता, जब मैं अस्पताल में था CMH में पिंडी में, तो ये उस वक्त भी वज़ीर आज़म थे, मुझे मिलने आए, मैंने इनका बाजू नोच के कहा कि FBR ठीक कर दो, और मैंने इनको सारी बात समझाई कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच नहीं कामयाब होगी। और इन्होंने इतना महीना लिया उस वक्त के, उन्होंने कहा कि मैं आपके पास वफद भेजूंगा। आप उनको, जब मैं हॉस्पिटल से घर डिस्चार्ज हो गया तो उस वक्त मेरे पास वफद आया, उसमें हाथ चीमा साहब थे, और ये मेरे पास 2 घंटे बैठे रहे। 2 घंटे मैंने इनको समझाया कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच इस्तेमाल ना करें, आप टैक्स नेट अगर बढ़ाना है FBR सीधा कर लें, ये महंगाई नहीं रुकेगी अगर आप ये नहीं कर पाएंगे। फिस्कल डेफिसिट की वजह से महंगाई का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, और आप ये इकदाम लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो एग्जेक्टिव अलाउंस करें, हम तो इंसेंटिव्स में बिलीव नहीं करते। तो ये कहने का मकसद ये वो सियासी थे जो कि इंतजामिया के ऊपर रिलाई करें। अब आप देखें, ताजर दोस्त स्कीम तो हवा में उड़ गई। और ये भी मैं बताता चलूं, ये जो हुमायूं साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, इनको शायद याद नहीं पड़ रहा, लेकिन पाकिस्तान में टैक्स टू GDP रेशो 13% था 2018 में, और इनकी हुकूमत के 3.5 साल के बाद वो 9% पे आ गया था, क्योंकि इन्होंने वहां पर एक हमाद अजहर साहब लगाए, फिर उनको हटा दिया, फिर इन्होंने एक्टिंग चार्ज दे दिया, फिर इन्होंने वो जो खातून थी उसको एक्टिंग चार्ज दे दिया, उससे पहले ये शबर जैदी को ले आए, वो भाग गया। यानी ये एक्सपेरिमेंटेशन में रहे और टैक्स कलेक्शन कोई नहीं हुई, 9% पे चले गया। सो कहने का मकसद ये है कि इतने मतलब बुलंद आवाज में ना बताएं। अगर मैं गिनवाना लगूं कि आप लोगों ने उस वक्त क्या किया था तो फिर सारे जो है सीधे हो जाएंगे। सो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज ये अंडरस्टैंड करें कि इन्होंने ये जो इस्तीफे की बात आपने पूछी है, ये बिल्कुल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब पैसे देने का टाइम आ गया। जाहिर है बहुत सारे मुश्किल डिसीजन लेने के लिए नून लीग तो बल्कि खुद ही कह रही है कि हम मुश्किल फैसलों को करने के लिए इक़्तिदार में आए हैं। अब वो मुश्किल फैसले इनके करते हैं या आवाम के, ये तो हमें वक्त बताई देगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये बात डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी खामोश क्यों है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक तरफ जब आपको टेलीविजन स्क्रीन पर मुस्लिम लीग नून के रिप्रेजेंटेटिव्स और वजीर और मुशीर नजर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए, दूसरी जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव्स नजर आते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ी सी खामोश नज़र आती है। शायद वो वक्त की मुनासबत से जो है वो ये खामोशी अपनाए हुए है। खलील ताहिर साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो खामोशी है ये किसी मसलहत के तहत है या आप लोगों को भी इस खामोशी पे कुछ एतराज़ात हैं पीपल्स पार्टी के? सबसे पहले तो मैं अपने भाई दानियल अजीज साहब का, पहले भी मैंने कहा था, बहुत बड़े बाप के बेटे हैं और खुद भी वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक आप टैक्स नेटवर्क में सबको नहीं लेके आएंगे उस वक्त तक आपके लिए जो सारे मसाइल है ये पैदा होते रहेंगे। आई सपोर्ट दिस जो कुछ उन्होंने फरमाया, नंबर 1। नंबर 2, एक बात मैं बड़ी जरूरी कहना चाहता हूँ, जो कासिम सूरी जब 42 माह रह के गया स्टे पे और जाते हुए जिस दिन उसने असेंबली दौड़ी तो उस रात जो जजमेंट आई थी 5 जजेस की, जो रात को 12 बजे फैसला हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि क्यों ना इन सारे लोगों को जिन्होंने आइन को कंट्रोवेंगे आर्टिकल 6 क्यों ना लगाया जाए। मुझे अभी चूंकि एज ए लॉयर हूँ तो मुझे जजमेंट भी याद आ गया, इस हवाले से ये बात हो रही है। तो फिर सर आपकी हुकूमत आप लगा लेना फिर उसकी बिना पे
तो वैसे हमने तो देखो, जो कहते थे शरफ पे नहीं लग सकता वो भी लगा था, बेशक बाद में बगार सेठ को मार दिया गया या वट एवर किसने भी क्या किया, लेकिन काम जो बात बंदा करता है वो करनी भी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक फरमा रही है। दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी से हमें देखें, वो हमारे साथ हैं, हमारे साथी हैं, हमें उन्होंने बजट पे भी वोट दिया है, हमने उनके सदर मोहतरम को भी वोट दिया, गवर्नर को भी वोट दिया, जो हमारी बात हुई है। हालांकि सबसे पहले मियां शबाशी साहब ने, याद होगा दानियाल भाई को, कि इनको ऑफर की थी पीटीआई को कि आप अपनी हुकूमत बनाई, इन्होंने नहीं बनाई। अब ये बार बार मैं दोबारा फिर उधर आना चाहता हूँ कि आप देखेंगे, ठीक है पीपल्स पार्टी का अपना तरीकाकार है, वो समझ रहे हैं वट एवर कि शायद वो अगर जिम्मेदारी साथ वोट दे रहे हैं और बजट पे भी साइन कर रहे हैं, तो फिर अगर जो भी इसके नताइज होंगे वट एवर द रिजल्ट, और वही बहुत फिल्म है, इकट्ठे ये साथ सब सुनेंगे, एक पार्टी को नहीं सुनना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी उधर दोबारा फिर आऊंगा कि हमें किसी तरीके से कुछ कॉमनलिटीज और प्रायोरिटीज तय करके कॉमन मैन की जो जिंदगी है उसको बेहतर बनाना चाहिए। सबसे पहले वो बात होनी चाहिए, बाकी चीजें एक साइड पे कर दें। चले, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ है, लेकिन अगर आप उनके बयानात देखें ना खलील साहब, उनके कुछ रहनुमाओं के, जिसमें कादर मंदोखेल साहब हैं, मंजूर वसान साहब, तो ख्वाब देखते रहते हैं कि हुकूमत आज गई तो कल गई, तो वो कुछ नेक शगुन नहीं है। दानियाल अजीज साहब, अब सिचुएशन ये है कि इदारे जो हैं वो सोशल मीडिया पर भी तनकीद की जद में हैं, हुकूमत भी सोशल मीडिया पर तनकीद की जद में है और अपोजिशन भी तनकीद की जद में है। मुझे बताएं, ये जो तनकीद हम एक दूसरे पे कर रहे हैं, इसका खात्मा कब होगा, खास करके इदारों पर? जी, मेरे ख्याल में जो मुख्तलिफ हरकात जो हैं वो तनकीद को जन्म देते हैं, और अगर चीज़ें मामूल पे चलें तो प्रॉब्लली इस तरह की नौबत ही ना आए। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के ये काम करते रहे। किसी को तकलीफ होती है या कोई महसूस करता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो फिर इस किस्म की चीज़ सामने आती है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को अगर हम सही सिमत में चलाएं और मामूल के तौर पर जो है हरकत करें, तो फिर ये शिकायत दूर हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो दोबारा मैं अर्ज करता हूँ, ये फिर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सोल्यूशन कभी नहीं होगा। कहीं ना कहीं से आवाज़ निकल आएगी, कहीं ना कहीं से बात चल पड़ेगी, बाहर से लोग करना शुरू कर देंगे, अभी भी बहुत सारे कर रहे हैं। तो जितना भी आप स्क्वीज करेंगे उतना ही आपकी फिंगर्स में से निकलता चला जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ है कि इसको हल्के हाथों से जो है लोगों को समझा के और मामलात को सुलझा के चलने की जरूरत है। जो उलझा हुआ दामन है वो छुड़ाते नहीं है झटका दे के। सही फरमा रहे हैं आप। मैं यही सवाल मैं खलील ताहिर साहब से पूछना चाहूँगी। सर, आप बताएं कि आप लोगों की जो इत्तेहादी है वही ये बात कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब वफाकी हुकूमत ख़त्म कर देंगे नवाज शरीफ साहब के कहने पे? देखिए मिस, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी के कहने पे या किसी की ख्वाहिश पे हुकूमत नहीं जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं ये बानी है पार्टी को, जिन्होंने इस पार्टी को सिंचा है और जिन्होंने मतलब 3 दफ़ा जलावतनी भी सही है और उसी जहाज के साथ हथकड़ी लगा के उनको उसी सीट के साथ वापस भेजा गया था, वो एक छोटा सा हल्का सा अभी इशारा कर दे तो मैं यही से बैठे हुआ अपनी सेनेट की सीट से रिजाइन कर दूंगा, और पूरी पार्टी ऐसा करेगी, प्राइम मिनिस्टर भी करेंगे, हम सब करेंगे। बट देयर मस्ट बी अ विल ऑफ द मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसने सेक्रीफाइसेस की हैं, जिसके दौर में 2017 में चीनी जो थी वो 54 रुपए थी, आटा जो था वो अपना सोना था वो 55,000 रुपए का तोला, रोटी 2 रुपए की थी, और उसके अलावा 2017 में जो डॉलर है वो मेरे भाई को याद होगा, दानियाल अजीज साहब को, 96 से 104 के दरमियान था। तो ये थी वो बात। लेकिन जब भी आप किसी चलते ही काम को, दूसरा एक बात का जो मोहम्मद भाई मेरे साथ सेनेटर रह चुके गुस्सा करते हैं, आर्टिकल 95 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत इनके खिलाफ अदम एतमाद आई थी। आज ये किसी को कहते हैं डर्टी हैरी मीर जाफर, लेकिन रात को फिर उनसे माफिया मांगते हैं और अलवी साहब के पास जाके बैठेगा कि हम इनको देते हैं याद एक्सटेंशन देते हैं। दूसरी बात आपकी दोबारा फिर वही मैं दोहरा देता हूँ, अगर गवर्नमेंट मियां नवाज शरीफ जब चाहे, अभी आधे सेकंड के बाद चाहे, तो हम उसी वक्त हम सारा पाकिस्तान, यानी वो ख्वाहिश रखते हैं आप ही किसी खबर की बिना पे कह रहे हैं? मेरी शायद इस लेवल पे इतनी बड़ी अप्रोच ना हो। मैं वीओपी हूँ, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। अब दानियल भाई हमारे साथ थे, इनकी अप्रोच थी, मैं बिल्कुल छोटा आदमी हूँ, मुझे नहीं पता। चले, आई हैव टू गेट बैक टू हुमायूं साहब। हुमायूं साहब, आपकी आवाज़ का बड़ा मसला हो रहा है, तो पहले तो आप मुझे प्लीज़ जवाब अपना कंप्लीट कर लें, फिर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। हमारा हक था कि हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीते थे, तो हमें मिलना चाहिए था, और वो हम उस हक के अलावा हम इनके साथ मिल के ये इख्तिदार नहीं खेलेंगे। ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जो बहाने हैं ना, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, ये बेसिकली ये लोग मिल के बारियां लगाना चाहते हैं, क्योंकि चार्टर ऑफ
डेमोक्रेसी में तो इन लोगों ने खुद साइन किया हुआ है कि उसका आर्टिकल 22 है कि भाई हम आर्मी से मदद नहीं लेंगे, तो ये इन्होंने किससे मदद ली हुई है, ये किस तरीके से आके बैठे हुए हैं। ठीक है, नंबर 2, अब इनके साथ आप जो पूछ रही हैं कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब छोड़ेंगे, मैं आपको एक बात बता देता हूं, अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है, लेकिन जब वो लगती है बड़ी सख्त लगती है। ये लोग इतने रुस्वा होकर निकलेंगे कि ये आपकी, मेरी और उनकी सोच होगी, ये याद रखना, ये इतने रुस्वा होकर निकलेंगे। ये सारा सिस्टम जो खराब हो रहा है, ये सिर्फ इस वजह से कि ये लोग बदनीयत लोग हैं। अगर ये बदनीयत ना होते तो जैसे दानियाल साहब ने कहा है 97 में, जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि वो मुल्क बचाओ कर्जा हटाओ, ये उस वक्त कर लेते। लेकिन हुमायूं साहब, I have to disagree यहाँ पर ना, क्योंकि आप लोगों के भी ऑलमोस्ट यही दावे थे। You have got the right to disagree. With due respect, you said the same things almost. You were on one page. आप सब ये बातें करते रहे हैं। देखिए ना, मैं एक बात बताता, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखिए, हम लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पॉलिटिकल जमात है, हमने सिर्फ 3 हमने वो बजट पेश किए है, ठीक है ना, 3 बजट पेश किए हैं, 4 शायद किए, उसमें से आप देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, उसमें से हालांकि इन स्पाइट ऑफ कोविड हमने 2 बजट यके बाद दिगरे 6 जीडीपी के टच किए। कोई वजह होगी तो होगी, ठीक है, मैं मानता हूं कि उसमें डेफिसिट हो रहा था, लेकिन आप ये याद रखें कि 2022 में पहली बार पाकिस्तान ने $3 बिलियन प्लस उसमें चला गया था। ये जो एक्चुअल इकोनॉमी होती है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती है, ये जो टैक्स ओरिएंटेड होती है, ये एक्चुअल इकोनॉमी इसमें भी होती है, लेकिन इनमें ज्यादातर जो है ना आपका एक्चुअली इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। आपकी जो असल इकोनॉमी है वो तो आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी थी जिसने उसके ऊपर जोर दिया था। हाँ, हमें क्या 3 साल 3.5 साल सर, ये बात मैं अगर ये बात नून लीग वालों से पूछूंगी ना, तो वो मुझे 2017 तक की पूरी कहानी और बेहतर फिगर्स के साथ बता सकते हैं। मैं इन कहानियों में नहीं पढ़ना चाहती। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अभी आपका प्लान क्या है? आप लोग तहरीक चलाने जा रहे हैं, जिस तरह गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां पड़ रही हैं। देखिए, इस तरह ये लोग इसके बगैर, इनके पास मेरिट तो है नहीं, ये लोग इसके बगैर कुछ कर नहीं सकते। मैं राना सनाउल्लाह साहब की बात कर रहा था, उन्होंने कहा था कि या हम रहेंगे या तुम रहोगे, और हम किसी भी हद तक जाएंगे तुमको एलिमिनेट करने के लिए। वही वजह थी कि जो मई 25 का हम लोगों ने मार्च का ऐलान किया था, उससे 3 दिन पहले से इन लोगों ने जिस तरीके की फस्तायत का वो किया था लोगों को, जिस तरह वही यास्मीन राशिद साहिबा थी, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, गाड़ी में उनकी गाड़ी तोड़ी गई, वो सड़क पे बैठी हुई थी, उनके साथ क्या कोई तशद्दुद नहीं हुआ। अब मुझे एक बात बताएं, जब आप पुलिस लाठीचार्ज करती है एक अवाम के ऊपर, तो अवाम वहां से पथराव करती है, उस बेसिस पे आप उनके ऊपर एंटी टेररिज्म एक्ट के लिहाज से आप पर्चे काटने शुरू कर दें, और वो सारी चीजें ये लोग खुद करते रहे। मैं तो यहां तक कर दूं, इनको पता है कि हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे ये सब कुछ खुद ब खुद हमारी तरफ आएगी। अवाम इनसे दूर होती जा रही है, बदजन होती जा रही है। मैं एक और बात बता देता हूं आपको, पता है जो इनके साथ जो 25 जो अभी क्या कह सकते हो उसे, इनके साथ जो मायदा हो रहा है ये मॉनेटरी फंड का, IMF का, उसमें बहुत सारी चीजें वो लोग कह रहे हैं कि आप एक्सपेंशन ऑफ द ये जो बिजली की वो है आप और उसमें तो नहीं सर, जा सकते। इतनी स्ट्रांग ऑपोजिशन है, पार्लियामेंट का फ्लोर आप लोगों के पास मौजूद है, वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हम उसमें तो हैं, देखिए हम उसमें तो हैं, हम उसमें तो हैं, हम अच्छा, वो सारा कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बाकी मुल्क आपको दोस्त मुल्क वो भी लोन नहीं देंगे, आप थोड़ा सा बढ़ के तो आया करिए हमारे तो। अच्छा चले, तो बाकी मालिक भी आपको कर्जा नहीं दे सकते। आई होप दानिश साहब इसको मेरी बात को सेकंड करें। मुझे समझ नहीं आई इनकी बात, आप बता। चलिए खलील साहब आप रिपीट कर सकते हैं, बिकॉज़ मुझे जाना है। बार-बार IMF की बात कर रहे हैं, इन्होंने प्रोग्राम खराब किया, कहते अगर IMF आपको कर्जा नहीं देती, अगर आपके साथ मुआहदा नहीं करती, तो बाकी दोस्त ममालिक भी वो ताबे हैं इस प्रोविडेंट के, स्ट्रीटी के, वो भी आपको कुछ नहीं दे सकते कर्जा। और इसी तरीके एक काम करें सिंधु साहब, जो दानियाल अजीज साहब कह रहे हैं पहले वो काम करें। जो आप लोगों के पैसे बाहर पड़े हुए हैं वो तो लाके इन्वेस्ट करें, वो प्रॉपर्टीज बेच के जो यहाँ से पैसा कमा के बाहर लेकर गए हो वो बेच के इधर इन्वेस्ट करो ना।
सबसे पहले वो करो। अपने लोग सारे बाहर बैठे हुए हैं, साहब के बच्चे बाहर बिजनेस कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ के बच्चे बाहर बिजनेस कर रहे हैं। सर हम इस पे पर्सनल तनकीद करने के लिए सर, ये पर्सनल नहीं है। आप मुझे बात बताएं, आप पैसे मुझसे मांग रही हैं और खुद अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट कर रही है, ये कहां से? ठीक है, मैं सिर्फ एक छोटा सवाल कर लूं। सिंधु साहब, आपको 5 साल पूरे करते हुए हुकूमत, अपनी हुकूमत नजर आ रही है? जी सटनली आप देखिए कि जो कुछ पंजाब में मरीम नवाज शरीफ साहब बेहतरीन रेवोल्यूशनरी कदम उठा रही है। अभी कल भी जो सोलर्स दे रहे हैं यहाँ पे घरों में, मोटरसाइकिलें दी है बच्चों को, वाईफाई उनके लिए। चले, आपको नजर आ रही है दानियल अजीज साहब, आपको नजर आ रही है? वन लाइनर प्लीज। जी मुझे तो जैसे ये इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं सारी पॉलिसीज, एक के बाद दूसरी फेल हो रही है, मुझे तो नहीं नजर आ रही। चले, आपको नज़र नहीं आ रही है, खलील तारिक साहब को नज़र आ रही है, यकीनन हुमायूं साहब को भी नज़र नहीं आ रही होगी चलते हुए। तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे तो आपके साथ मुलाकात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। साबिक सदर, अमरीकी सदर जो है वो रियासत पेंसिल्वेनिया के इलाके बटलर में मौजूद थे। इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे कि इस दौरान एक शख्स की जानिब से गोली दागी गई और वो उनके कान के ऊपर वाले हिस्से को टच करते हुए ज़ाहिर गोली निकल गई और ये मनाजर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गए। बहरहाल जो सिक्योरिटी एहलकार थे जो वहाँ पर मामूर थे सिक्योरिटी पर, उन्होंने उस शख्स को हिरासत में भी लिया, बल्कि वहाँ पर ज़ाहिर है कि वो उस पर अटैक बैक किया और फिर वो जांबर ना हो सका, हलाक हो गया। इसी मौजू पर जो है ये अदम बर्दाश्त क्यों बढ़ती जा रही है राइट ड्यूरिंग दीज इलेक्शंस जो भी हो रहे हैं अमेरिका में, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं अब्दुल रऊफ शकूरी साहब। बहुत शुक्रिया शकूरी साहब, आपने वक्त निकाला। आप ये बताइएगा ये वाक़या जो है ये जब पेश आया, ये इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, कुछ इन्वेस्टिगेट हो सका? थैंक यू सो मच। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बड़ी नेशनल ट्रेजेडी है कि एक ऐसा शख्स जो यूएस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वो कैंपेन कर रहा है और उस पे ये असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई। और आप ये कह सकते हैं कि ये एक जो है वो एक फेलियर है, सिक्योरिटी ब्रीच था। और साथ में जब जो रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं उसमें ये भी कहा गया पुलिस को कि अदर बिल्डिंग पे कोई मशकूक शख्स भी है जिसको उन्होंने फौरी तौर पे नोटिस भी नहीं लिया और अल्टीमेटली ये वाकया हुआ। तो जी यस, तो इस पे तो ये वाकया हुआ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ पता चला कि क्या वो एक ही शख्स था या उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे? अभी तो आप देखेंगे तो पहली जो रिपोर्ट्स आई थी तो उसमें जो बंदे को आइडेंटिफाई किया था उसका नाम डिफरेंट था। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसमें उसका नाम थॉमस मैथ्यू बताया जा रहा है। तो अभी कोई कंक्रीट तो नहीं है, सिर्फ यही पता चला कि वो बंदा रहता कहाँ था, वो कि 1 घंटे की ड्राइव पे था वहां से। तो अब मेरे ख्याल में जो अगर हम ट्रंप के सपोर्टर्स को देखें, उनसे बात करें तो वो इसको लिंक किसी और से करते हैं। वो कहते हैं कि ये जी एक ऐसा कोई एंटीफा ग्रुप था जो जिसको वो रन करते हैं दूसरे, जिनमें बड़े बड़े क्या कहते हैं जो बिजनेसमैन और ये वो लोग रन करते हैं, तो उनकी तरफ से था क्योंकि ट्रंप उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। अच्छा, वैसे तो ये जाहिर है कि एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है, कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वाकये के बाद जो ट्रंप की फॉलोइंग है उसमें कुछ इजाफा हुआ है या हमदर्दी में? एक्चुअली ट्रंप का आप ओवरऑल देखें ना तो ट्रंप को जब से वो प्रेसिडेंट बना तो इनिशियली ही वाज फेसिंग इम्पीचमेंट, जिसको वो उसके सपोर्टर्स फेक कहते हैं। उसके बाद जब वो जिस तरह से वो समझते हैं इलेक्शन हुआ, आप मेजॉरिटी जो उसके सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि इलेक्शन पे भी क्वेश्चन रेज करते हैं। आप रिसेंटली जो डिबेट आपने सुनी उसने मेरे ख्याल में 7-8 दफा टर्म यूज की उसके लिए, डेवास्टेटिंग, करप्ट प्रैक्टिस एंड ऑल दैट जो इलेक्शन में हुआ, तो वो उसको अभी भी नहीं मानते। थर्ड, उस पे जो वो समझते हैं कि उस पे जो केसेस बने हुए हैं, अभी रिसेंटली जो केस चल रहा है वो सारे फेक हैं। और जो केस को जज देख रहा है उसकी जो बेटी है, शी वाज लाइक फंड रेजर फॉर डेमोक्रेट्स। तो और फिर वो यहाँ तक रिपोर्ट हुआ कि वो जज जो है वो उसने भी जो फंड दिए थे, कुछ वो बड़ी मिनिमम अमाउंट थी, वो भी डेमोक्रेट्स पार्टी को उसने फंड दिए हुए थे। और फिर उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया उस पे कि आप जो है इससे अलग हो जाएं, ट्रंप के वकील ने। तो वो उस जो है उससे अलहदा नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें आप जब वो देखते हैं उसके सपोर्टर्स या दूसरे लोग, तो डेफिनेटली आप
उसकी जो है ना पॉपुलैरिटी में इजाफा होता है। अब रिसेंटली ये जो अटेम्प्ट हुई है उसके बाद मेरे ख्याल में मैं कल से मुख्तलिफ जो अमेरिकन वाइट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो मेरे जो है काम से रिलेट करते हैं, मैं हर किसी से फोन करके पूछ रहा होता हूँ कि इनके व्यूज क्या हैं उस पर। तो मैंने नहीं देखा कोई ऐसा बंदा हो जो ट्रम्प के अगेंस्ट बात कर रहा हो, बल्कि वो उसके साथ अपनी सिंपैथी शो कर रहा है और कह रहा है कि ये एक नेशनल ट्रेजेडी है, गवर्नमेंट को इसको सीरियसली देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल में उसको ऑलरेडी जो सर्वेज हैं उसमें वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ट्रम्प के जो फॉलोअर्स हैं, डोनाल्ड ट्रम्प के जो फॉलोअर्स हैं, उनमें क्या अदम बर्दाश्त में इजाफा हुआ है इस वाक़े के बाद? मेरे ख्याल में जो ट्रम्प के फॉलोअर्स, यहाँ पे अगर आप बैठ के कहीं पे गपशप करते हैं जो, तो आप देखते हैं कि लोगों का माइंडसेट जैसे पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं बिल्कुल सिमिलर वैसा ही है। एक बंदे को वो इंतहाई करप्ट समझ रहे होते हैं और अपना बेशक जिस तरह का भी हो वो उसको बड़ा अच्छा समझ रहे होते हैं। तो वो, और फिर आप देखें कि 2012 के बाद ये जब से इसने ट्रम्प पॉलिटिक्स में आया है, तो इसने एक नया लोगों में वो चीज इंट्रोड्यूस किया। तो वो लोग बड़े एग्रेसिव हैं। उनका, मैं ऑल सारों की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो एग्रेसिवनेस शो करती है। और सेकेंडली यहाँ पे जिस तरह से आप जो गन लॉज हैं, जिस तरह से आप गन ले सकते हैं बगैर किसी रुकावट के, और फिर लोगों का जो मेंटालिटी है, तो मेरे ख्याल में ये सारे फैक्टर्स हैं इन चीजों, इस वाकया को जो हुआ है इसके पीछे। अच्छा, गवर्नमेंट का टेकअप इस पे क्या है? गवर्नमेंट, मेरे ख्याल में कल मैं सुन रहा था उसको, बाइडन को भी डेफिनेटली वो भी कंसर्न है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के ये अटेम्प्ट जो है वो डेफिनेटली जो प्रेसिडेंट बाइडन है उसके लिए तो कोई अच्छा साइन नहीं है। तो वो भी बड़ा स्ट्रांगली इसको कंडेम कर रहे थे और मेरे ख्याल में वो दे विल कम अप। लेकिन अभी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कुछ लोगों से, तो वो कह रहे थे कि जो है ये जो अटेम्प्ट है ये भी प्लान्ड है, जो बाइडन के सपोर्टर्स हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो मेरे ख्याल में जो समझते हैं यूएस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को और जो अमेरिकन स्टाइल है, तो मेरा ख्याल मेजॉरिटी का जो ओपिनियन है वो ये है कि ये एक नेशनल ट्रेजेडी और ये नहीं होना चाहिए था, और इसको क्या कहते हैं इन फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट जो हैं उनको काउंटर करने के लिए अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अच्छा, यूजुअली जब इस तरह की रैलियां इवन पाकिस्तान में भी होती हैं तो आपको एक सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होती है, क्या वो सिक्योरिटी क्लियरेंस मौजूद थी? सिक्योरिटी क्लियरेंस तो मौजूद थी, लेकिन जिस तरह से वो दूसरी साइड पे ये बंदा खड़ा था और फिर एक लाइक रूफ पे जो है वो जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वाले थे, दूसरी साइड से ये खड़ा था, तो ये क्वेश्चन तो रेज करते हैं कि क्यों नहीं। और फिर जो जहाँ पे मीडिया में जो रिपोर्ट हो रहा है कि वो पुलिस को बताया भी सही किसी शख्स ने कि वो जो बंदा है वो मशकूक है और वहां पे आप इसका कुछ करें, तो वो अगर इमीडिएटली उन्होंने नहीं किया तो आप कह तो सकते हैं थोड़ा कि ये ब्रीच था सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी ब्रीच कंसीडर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ शकूरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और इस वाक़े पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने भी इजहार अफसोस किया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी इजहार अफसोस किया है और तो दीगर लीडर हैं मुख्तलिफ ममालिक के प्राइम मिनिस्टर और सदूर हैं, उन्होंने भी इस वाक़े पर इजहार अफसोस किया है। बहरहाल जो वाक़या है वो अफसोसनाक तो है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अभी भी जो सिक्योरिटी इदारे हैं अमेरिकन वो इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हुए हैं कि ये क्यों हुआ है। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।